पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बैठे किसानों का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। आज पंजाब में 16 अलग अलग इलाकों में रेल रोकी गई। हजारों किसान पटरियों पर बैठ गए और ट्रेन जाम कर दिया। किसानों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। किसानों ने जिन जगहों पर रेल रोकी, उन्हीं में से 7 जगह की तस्वीर इस वक्त मैं आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। किसानों का रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलता रहा। इस दौरान किसान पटरियों पर बैठे रहे, जिसका नुकसान रेलवे और आम लोगों को भी उठाना पड़ा है। बताया गया कि किसान आंदोलन के चलते 7 रेलगाड़ियां कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा 13 रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट यानी मंजिल से पहले ही रोक दिया गया और 12 रेलगाड़ियों का रूट बदल दिया गया। पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली मालगाड़ियों पर भी असर पड़ा है इस रेल रोको का। रेलवे के नुकसान का आंकड़ा करोड़ों में जाने का अनुमान है। रेलगाड़ियां रुकने से आम लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एबीपी न्यूज के संवाददाता ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। मैं पहले आपको वो दिखाता हूं। कानपुर जाना था हमको, तो उल्टा हमें इधर आना पड़ा, वरना हम दिल्ली से स्पेशल अपनी ट्रेन ले लेते। बुरा चला भी नहीं जाता हमसे। भी पैसे दे के हम आ गए। कुछ पुअर पर्सन है, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वो बेचारे नहीं आ सकते, बैठे हैं वहीं पे, कैसे आएंगे। कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, जिससे आम नागरिक परेशान ना हो। अमृतसर से दिल्ली की आज ट्रेन थी श्रम शताब्दी एक्सप्रेस, किसानों की वजह से या कोई भी मैटर उस वजह से कैंसिल हो गई, वहाँ से लुधियाना से हो गई है और हमें 5000 रुपये खर्च करके यहाँ आना पड़ा फैमिली के साथ। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। रानी जी हम लोग के साथ हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उनको चलने में दिक्कत हो रही है, हम लोगों को भी लेके जाने में दिक्कत हो रही है। मोदी से अपील है, कृपया इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करें, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यह भी एक पहलू है, लेकिन जिन किसान नेताओं के कहने पर पंजाब में रेल रोकी गई, वो अपने कदम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, ये रेल रोककर उसी का जवाब दिया गया है। खट्टर सरकार है, उन्होंने इतने बड़े बैरिकेड, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ भी जो बॉर्डर है वहाँ पे भी इतनी बड़ी रोकें नहीं लगी हैं जितनी रोकें इन किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उन्होंने लगा रखी हैं। 700, 800 गोले हर रोज वो किसानों के ऊपर फेंक रहे हैं, जिससे हमने जो हमारे दूसरे साथियों को जो तशद्दुद हुआ है, उनकी सपोर्ट में ही आज पूरे पंजाब में 7 जगह पे रेलें रोकी हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो संगठन हैं वो भी जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। देखिए, किसानों के जत्थों ने आज बरनाला, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों में टोल गेट भी खुलवा दिए। माना जा रहा है कि इससे भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसान अब तक हरियाणा में भले दाखिल नहीं हो सके, लेकिन वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं और वहां से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसानों का रुख कड़ा है, वो कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से इस बार किसान 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं, उससे लग रहा है कि मामला आसानी से सुलझने वाला भी नहीं है। किसानों का सपोर्ट बेस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे आंदोलन का दायरा बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। इस बार आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई। इसकी कमान 2 संगठनों ने संभाली। इनमें से एक है किसान मजदूर मोर्चा, जिसके संयोजक सरवन सिंह पंढेर हैं। दूसरा है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, जिसके अध्यक्ष जगजीत डल्लेवाल हैं। इन्हीं संगठनों से जुड़े किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया था, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन उगराहा और भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट ने आज बड़ी बात कह दी। संगठन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 3 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया, जिसमें हरियाणा में ट्रैक्टर परेड से लेकर सड़कों को टोल फ्री तक करने की योजना शामिल है। आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन
मजदूर संगठन सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा और पंजाब के किसानों पर असर रखते हैं, उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार भी मुस्तैद है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के तौर तरीकों से काफी नाराज भी वो दिखे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही हैं, अपने देश के बाहर के नहीं हैं, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है दिल्ली जाने। देखिए, सरकार बार बार कह रही है कि मसला बातचीत से ही सुलझ सकता है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन मामला जहां का तहां दिखाई दे रहा है, इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि इस बार का किसान आंदोलन भी कहीं पिछले आंदोलन की राह पर तो नहीं चला जाएगा। अभी इस सवाल का जवाब देना थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन लोगों को वैसी ही परेशानी हो रही है जैसे 3 साल पहले हुई थी। सिंघू बॉर्डर को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। पहले पैदल जाने वालों के लिए रास्ता खोला हुआ था, लेकिन अब उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि जो लोग दिल्ली से हरियाणा में नौकरी करते हैं या जो हरियाणा से दिल्ली में नौकरी करते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं, कितना किलोमीटर चलना पड़ा? जी 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है जी। काफी दिक्कत हो रही है जाने में आने में, शाम को भी सुबह भी दिक्कत हो रही है सर। देखिए, ऐसा ही हाल दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स का भी है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने किलेबंदी कर दी है। किसान तो अभी दिल्ली के बॉर्डर से दूर है, लेकिन बैरिकेडिंग ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रोजी रोटी के लिए हर रोज लाखों लोग दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाते भी हैं और दिल्ली में आते भी हैं, जिन्हें रास्ते सील होने के चलते काफी परेशानी हो रही है। वैसे यह समस्या सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ही नहीं है, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर भी यही हाल है। फाजिल्का जिले से सटे पंजाब राजस्थान बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। यहां राजस्थान सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। एम्बुलेंस तक को एंट्री नहीं मिल रही, लोग बैरिकेड्स पैदल ही पार कर रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से लोगों को हो रही परेशानी कब खत्म होगी, यह सरकार और किसानों की बातचीत के अंजाम से ही तय होगा। वैसे एक सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सरकार आखिर एमएसपी पर कानून वाली डिमांड मान क्यों नहीं लेती। जवाब जरा आंकड़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार अब भी अनाज खरीदती है। 2022-23 में सरकार ने इस पर 2.28 लाख करोड़ की रकम खर्च की। अगर किसानों की मांग के मुताबिक एमएसपी गारंटी वाला कानून बन जाए तो सरकार को इस पर 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जो पहले के मुकाबले करीब 14.5 लाख करोड़ ज्यादा होगा। 2024-25 के लिए देश का कुल बजट 47 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। अगर एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए तो कुल बजट का 36% इसी पर खर्च हो जाएगा। खजाने पर इतना बोझ उठाने को सरकार तैयार नहीं है, और यह बात मैं सिर्फ बीजेपी की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने भी एमएसपी गारंटी कानून बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो मोदी सरकार पर किसानों की मांग पूरी करने का दबाव बना रही है और बीजेपी उसका जवाब भी दे रही है। एमएसपी की गारंटी भी कहा था। मोदी गारंटी का मतलब यह है कि केवल जुमला, आज से 4-5 साल पहले कि एमएसपी लागू करेंगे, ऐसे अनेक जो वादे हैं वो मोदी सरकार ने गारंटी ली थी, इसी वजह से वहां का आंदोलन समाप्त हुआ था। 4 साल में उसको पूरा नहीं किया गया। जो पार्टी 60 साल सरकार में रही हो, 2004 से 2014 तक सरकार में रही हो, उन्होंने तब क्या किया? पहली बात, एमएसपी पे गेहूं, धान, दलहन, तिलहन कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद यूपीए के समय 10 साल में हुई। मोदी सरकार ने 10 साल में 18,40,000 करोड़ की खरीद की। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,40,000 करोड़। सियासी बयानबाजियां अपनी जगह है, लेकिन
सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक सरकार और किसान के बीच सुलह की राह नहीं निकलती, आम लोगों को समस्या से राहत नहीं मिलेगी। बात करते हैं बीजेपी की। आज बीजेपी के भीतर से मुझे एक बड़ी खबर मिली। खबर यह है कि राजस्थान के रास्ते संसद पहुंचने वाले ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों को इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। यानी जो कई मंत्री जो पहले राज्यसभा से संसद गए थे, इस लिस्ट में 7 मंत्रियों के नाम हैं। ये मंत्री कौन कौन हैं और कहां-कहां से लड़ने वाले हैं, इसकी एक रिपोर्ट आज मेरे पास है। बारी बारी से इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के ही रहने वाले हैं। ऐसे में इन्हें ओडिशा के ढेंकनाल या फिर संबलपुर सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। ढेंकनाल में 4 बार से बीजू जनता दल जीतती आ रही है और पिछले 2 बार से बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर है। जबकि संबलपुर में बीजेपी का सांसद है। 2019 में पहली बार बीजेपी ये सीट काफी कम अंतर से जीती थी। यहां दोनों ही सीटों पर बीजेपी के लिए मुकाबला टफ माना जाता है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को आगे किया। पार्टी के भीतर नई लेयर तैयार की जा रही है। बीजेपी ने जिन 28 उम्मीदवारों को उतारा है, उसमें सिर्फ 4 नेता ही ऐसे हैं जो राज्यसभा सदस्य हैं। बाकी 24 सीटों के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया है और तय किया गया है कि बाकी के मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है मनसुख मांडविया का, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं। ऐसे में इन्हें गुजरात की ही किसी सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। इसमें पहली सीट सूरत की है, जहां से बीजेपी पिछला चुनाव भारी अंतर से जीती थी। दर्शना विक्रम जरदोश यहीं से लगातार 3 बार से चुनाव जीतती आ रही है। वहीं दूसरी सीट है भावनगर, जहां से मनसुख मांडविया खुद आते हैं। यह सीट भी 8 बार से बीजेपी के पास है। भारतीबेन सियाल लगातार 2 बार से यहां से सांसद है। इन दोनों में से अगर मनसुख मांडविया कहीं से भी लड़ते हैं तो किसी एक सांसद का टिकट कटना तय माना जा रहा है। गुजरात ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी की सबसे सॉलिड लीडरशिप संबंध रखती है। इसमें मोदी भी है और गृह मंत्री अमित शाह भी। लेकिन अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी सेकंड लाइन का नेतृत्व तैयार कर रही है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को भी इस बार राज्यसभा नहीं भेजा गया और लोकसभा चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी है। पुरुषोत्तम रूपाला के लिए राजकोट सीट पर मंथन हो रहा है। 2009 पर का अगर चुनाव छोड़ दे तो 1991 से लगातार यहां बीजेपी जीतती आ रही है। मोहन भाई कल्याण जी भाई यहां से सांसद हैं, लेकिन अब पुरुषोत्तम रूपाला के लड़ने की चर्चा है। रूपाला सौराष्ट्र के इलाके में मजबूत कड़वा पटेल बिरादरी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं। ये 2016 से ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। राजनीतिक तरीके से देखें तो ये मुझे लगता है सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको भी स्ट्रेटेजी को समझने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कार्य पद्धति है, काम करने का तरीका, उसको समझ में आने की बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक बार केंद्रीय मंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए या कुछ और बड़े पद पर पहुँच गए, पार्टी अध्यक्ष भी हो जाएं, तब भी सबको हर जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए और हर समय काम के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यही एक कहना चाहिए सीक्रेट है भारतीय जनता पार्टी का कि वो लगातार ताकतवर होती जा रही है। देखिए, आज मुझे पीएम मोदी की एक पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा सांसदों को कम से कम एक बार सीधे चुनाव लड़कर संसद पहुंचना चाहिए। शायद उन्होंने ये बात इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों के लिए कही थी। केंद्रीय मंत्रियों की इस लिस्ट में चौथा नाम भूपेंद्र यादव का है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाते हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान के अजमेर से संबंध रखते हैं। इसके लिए जिस सीट पर मंथन हो रहा है उसमें पहली सीट राजस्थान के अलवर है, जहां से बालकनाथ सांसद हुआ करते थे। अब वो विधायक है। ऐसे में ये सीट खाली है। इतिहास बताता है कि इस सीट पर ज्यादातर बार यादव समाज के नेता ही सांसद चुने गए हैं। दूसरी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, जो हरियाणा में आती है। यहां से बीजेपी लगातार 2 बार जीत रही है। दोनों बार धर्मवीर सिंह सांसद चुने गए थे, लेकिन अहिरवाल बेल्ट, जहां यादवों का दबदबा है, वो इलाका भी इस सीट में आता है। ऐसे में भूपेंद्र यादव को यहां से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। साफ है, बीजेपी की इस रणनीति पर अंदर खाने भी हलचल तेज है, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि मंत्री सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा होगा तो मौजूदा सांसद की दावेदारी पर खतरा आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी का हर सांसद उम्रदराज है या उसकी रिपोर्ट खराब है। इसके बावजूद उसे बलिदान देना पड़ सकता है। इस लिस्ट में 5वां नाम है नारायण राणे का, जो महाराष्ट्र से आते हैं।
देखिए, नारायण राणे की उम्र 71 साल है, इसलिए अभी तक उनको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। चर्चा यह भी है कि उनकी जगह उनके बेटे को इस बार चुनाव लड़वाया जा सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में कई चेहरे ऐसे हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं। इसी जोन में बीजेपी कमजोर है। कई नेताओं को राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन अब उन्हें चुनाव की परीक्षा पास करनी होगी। इसमें पहला नाम है राजीव चंद्रशेखर का। वैसे तो राजीव चंद्रशेखर केरल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सियासी तौर पर वो कर्नाटक में मजबूती दिखाते हैं। पहली बार ये कर्नाटक से ही राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य बने थे और दूसरी बार बीजेपी ने राज्यसभा पहुंचाया। अब बीजेपी इन्हें नॉर्थ बैंगलोर या साउथ बैंगलोर में से किसी सीट पर टिकट दे सकती है। नॉर्थ बैंगलोर की सीट बीजेपी 4 बार से जीतती आ रही है। 2 बार से सदानंद गौड़ा सांसद हैं, जबकि साउथ बैंगलोर से बीजेपी 8 बार चुनाव जीतती आ रही है। तेजस्वी सूर्या यहां से मौजूदा सांसद है। जब कोई बड़ा नेता जाता है तो केवल एक लोकसभा सीट या एक विधानसभा सीट तक ही उसका प्रभाव नहीं रहता है। उसकी नीतियां और जैसे भी होता है उस पार्टी की एक तो बहुत बड़ी भूमिका पार्टी की होती है, लेकिन पार्टी का अगर कोई हैवी वेट जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा उस पूरे क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा केरल पर भी है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। ऐसे में अगर केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को लोकसभा चुनाव लड़ाकर माहौल तैयार किया जाएगा, यह कहा जा रहा है। वी मुरलीधरन केरल से ही आते हैं। मुझे खबर मिली है कि वो उन्हें कुन्नूर या फिर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुन्नूर ऐसी सीट है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी, 1 लाख से भी कम वोट मिले थे। कांग्रेस के सुधाकरन यहां से सांसद हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम शशि थरूर की सीट है। वो यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी ने टक्कर जरूर दी थी, लेकिन 1 लाख वोट से पीछे रह गए थे बीजेपी प्रत्याशी। 2024 के चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य अपने दम पर 370 सीट जीतने का। ऐसे में इस बार हर मोर्चे पर मजबूत रणनीति तैयार हो रही है। मुझे यह भी पता चला है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में वो उत्तर भारत को साधते हैं। गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजा गया, ऐसे में वो पश्चिम भारत को संदेश दे रहे हैं। और अब खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरब या दक्षिण भारत की किसी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रही है। सियासत शतरंज की तरह होती है। यहां कुछ चालें अपने हिसाब से चली जाती हैं तो कुछ चालें विरोधी खेमे के हाव भाव को देखकर चली जाती हैं। आज बीजेपी ने 2 राज्यों में चौंकाने वाला दांव चला है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की 1 सीट फंस गई है। कुछ विधायक प्रत्याशियों के चयन से नाराज है। बीजेपी से यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी और आज उसने संजय सेठ को प्रत्याशी बनाकर राज्यसभा की 8वीं सीट पर दावा ठोक दिया। सवाल यह है कि संजय सेठ कैसे जीतेंगे, क्योंकि संख्या बल के मामले में बीजेपी 8वीं सीट के लिए कमजोर दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में यूपी में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी अगर 8 सीट जीतना चाहती है तो उसे 296 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के 252, अपना दल एस के 12, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ माना जा रहा है। यानी एनडीए के पास अभी 286 विधायक हैं। इस हिसाब से संजय सेठ को चुनाव जीतने के लिए 10 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। मान लेते हैं कि राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक भी इन्हें वोट दे देंगे, जो कि ऐसा लगभग तय माना जा रहा है, तब भी 8 वोटों की जरूरत होगी। अब सवाल ये कि ये वोट कहां से आएंगे। अगर बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के तौर पर उतारा है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है। संजय सेठ अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। 2019 में बीजेपी ने उन्हें यूपी से उच्च सदन में भेजा था। अब मैं आपको बताता हूं कि संजय सेठ की वो कौन सी मजबूती है जिसने अखिलेश यादव की तीसरी सीट फंसा दी है और सपा के खेमे में खलबली है। दरअसल बीजेपी ने बहुत सोच समझकर संजय सेठ को यूपी से राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि संजय सेठ 2019 तक समाजवादी पार्टी में थे। सपा ने इन्हें राज्यसभा में भी भेजा था। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इस नाते समाजवादी पार्टी के अंदर तक इनकी पहुंच है।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भीतर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो कलह है, बीजेपी उसका फायदा भी उठाना चाहती है। यही वजह है संजय सेठ सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय संजय सेठ जी को प्रत्याशी घोषित किया है। संजय सेठ जी को शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्राप्त करके, लोगों का समर्थन प्राप्त करके 8 सीटें भाजपा जीतेगी। देखिए, संजय सेठ ने जब पर्चा भरा तब वहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद थे। यानी बीजेपी मजबूती से सीट पर दावा ठोक रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि असली खेल कहां हो सकता है, इसको समझिए। देखिए, पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो जया बच्चन या आलोक रंजन को वोट नहीं देंगी। इसी तरह गोरखपुर के एक सपा विधायक बीजेपी में शामिल होने का मौका खोज रहे हैं। सपा के एक विधायक बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी के समधी हैं, वो बीजेपी के भी करीब है। इसके अलावा भी कई दांव ऐसे हैं जिसे बीजेपी अंदर खाने तैयार कर रही है। अगर पहली वरीयता के आधार पर चुनाव फंसता है तो दूसरी वरीयता के आधार पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। यहां अब सवाल दूसरा है, अगर बीजेपी का 8वां प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो समाजवादी पार्टी का वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसकी हार होगी? वो जया बच्चन होंगी, आलोक रंजन होंगे या फिर दलित नेता रामजी लाल सुमन होंगे? ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। बढ़ते हैं आगे। अब बात इसी तरह की एक और रणनीति की करते हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी रणनीति तैयार की है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। आज अचानक बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हर्ष महाजन ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक माना जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी आसानी से चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के 67 विधायकों में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। ये तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। अब अगर बीजेपी को यहां उलटफेर करना है तो उसे कांग्रेस के 7 विधायकों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। और अगर कांग्रेस के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तभी बीजेपी का प्लान सफल होगा। बीजेपी कह रही है कि 27 तारीख को सब पता चल जाएगा। मैं तो इलेक्शन से पहले आ गया था बीजेपी में और मेरे को आदर सम्मान मिला है और हमेशा मिला है। मैं आभारी हूँ सारे नेतृत्व का, प्रदेश की और देश के। हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनका बहुत एक लंबा अनुभव है। सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। तो जयराम ठाकुर भी दावा कर रहे हैं कि सब मिलकर हर्ष महाजन को आगे बढ़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि दावे ऐसे नहीं होते, राजनीति में उसके पीछे कोई वजह भी होती है। बीजेपी के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सवाल है कि ये दावे जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होंगे। आखिर वो कौन सा आधार है जिसके दम पर बीजेपी इतना बड़ा गेम प्लान सेट कर रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। हर्ष महाजन ने कांग्रेस में लंबे समय तक राजनीति की है। युवा कांग्रेस से लेकर हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। कांग्रेस की सरकारों में वो अहम पदों पर रहे हैं। ऐसे में इनकी रणनीति और चुनावी प्रबंधन पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। उन्हें जेपी नड्डा का भी करीबी माना जाता है और नामांकन में खुद जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल हुए थे। यानी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। बीजेपी की रणनीति ने शिमला से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अंतिम दौर में ऐसा पर्चा आया है जिसकी कहीं भी चर्चा नहीं थी। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता का दावा है कि अभिषेक मनु सिंघवी आसानी से जीत जाएंगे। मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर वो अगर चुनाव में आते हैं तो वो तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी इसमें। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जीत का दावा कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी की करना भी चाहिए।